आज का टॉपिक हमने लिया है, पहले हम सी रिएक्टिव प्रोटीन की हम बात करेंगे, फिर वन बाय वन एक दो हम जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि ये टॉपिक हमारा थोड़ा लंबा हो जाए, तो ये 40 मिनट के बाद ये हमारा सेशन कट जाएगा। उसके बाद दोबारा से रीज्वाइन होना है आपने, यानी कि इसी आईडी से और इसी पासवर्ड से दोबारा से रीज्वाइन होना है। यानी कि ये हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए। अगर एक में खत्म नहीं हुआ तो दूसरा सेशन चालू करेंगे। सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करें। जो सीआरपी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन उसका नाम है। ये एक सब्सटेंस है जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और कब प्रोड्यूस किया जाता है? जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो, या बॉडी में कोई ट्रॉमा हो, यानी कि कोई चोट लग गई हो किसी को, या कोई इन्फेक्शन हो। यानी कि एक सीआरपी एक सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है लीवर के द्वारा इन रेस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन। सीआरपी एक्चुअली क्या है? ये एक बायोमार्कर है। सीआरपी इज ब्लड का एक बायोमार्कर है जो कि इन्फ्लेमेशन को शो करता है। यानी कि अगर किसी का सीआरपी बढ़ा हुआ होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा है। कोई एक डिसीज को नहीं बता रहा है कि ये एक डिसीज को ये इंडिकेट कर रहा है। किसी भी प्रकार की कोई इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है तो सीआरपी जो है आपका बढ़ जाएगा। इट कैन बी कॉज ए वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशन, चाहे वो इन्फेक्शन से लेकर कैंसर तक की कोई भी कंडीशन है, उन सब में अगर इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है तो सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ होगा। एक और हमारा बायोमार्कर है जो कि जिसको हम ईएसआर बोलते हैं। ईएसआर भी जो है इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है, और सीआरपी भी जो है वो इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। लेकिन सीआरपी जो है वो ज्यादा जो है इफेक्टिव जो है मतलब जानकारी देता है। अब जैसे कोविड 19 चल रहा है, अभी जो कोविड 19 का जो इस समय जो चल रहा है, ये भी एक वायरस का जो है बॉडी पे अटैक है। कोविड वायरस का अटैक है बॉडी पे। इस केस में क्या है, आपके लंग्स और हार्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। यानी कि हमारे जो भी जब भी इसका अगर कोविड 19 का जो हमारे को वायरस का अटैक हुआ, तो हमारे लंग्स पे और हार्ट पे इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो अगर इसलिए जब इफेक्ट हो रहा है, यानी कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जा रही है बॉडी के अंदर, तो हमारा सीआरपी भी जो है रेज कर रहा है। तो अब अगर सीआरपी किसी का बढ़ जाता है, तो अगर इन कंडीशन के अंदर तो अगर हार्ट कोई इफेक्ट किसी का कर रहा है, तो उसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का केस में बढ़ेगा, मायोकार्डाइटिस में बढ़ेगा, या आर्टियल फाइब्रिलेशन में बढ़ेगा। आर्टियल फाइब्रिलेशन क्या होता है? इसमें जो आपका जो हार्ट जो है इरेगुलर बीट करता है, उसमें भी जो है आपका इरेगुलर बीट क्यों करता है? जबकि आपके जो ब्लड का जो है सर्कुलेशन पूरा ना हो पा रहा हो किसी एरिया में, तो आपका आर्टियल फाइब्रिलेशन जो है, यानी कि जिसको हम एएफ बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। यानी कि आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, इरेगुलर एरिदीमिया जिसको बोलेंगे। ऐसे हम बात करते हैं जो ये टेस्ट है, सिमिलरली दिस टेस्ट डन फॉर ब्लड वेसल्स। ये जो टेस्ट है ब्लड वेसल्स के लिए भी किया जाता है। जब कोई वस्कुलर सिस्टम में आपके कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ जाती है, जब आपके ब्लड फ्लो में, जब वस्कुलर सिस्टम में जब कोई इन्फ्लेमेशन कंडीशन आ जाती है, तो भी सीआरपी जो है बढ़ जाता है। और वस्कुलर सिस्टम में जो कंडीशन होती है उसको हम आर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। आर्थरोस्क्लेरोसिस में जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ होता है। यानी कि जो अगर हम वस्कुलर सिस्टम की इन्फ्लेमेशन की बात करें, तो आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जिसमें कि हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ मिलेगा। और दूसरा इंडोथीलियल डिसफंक्शन इन क्रोनिक हाइपरटेंशन, यानी किसी का इंडोथीलियल डिसफंक्शन हो रहा है, यानी कि जो आर्टरी की जो अंदर की वाल जो होती है, अंदर की जो वॉल जो होती है आर्टरी की, या उसमें अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, यानी कुछ जो है उसमें कुछ चीज जमावड़ा हो गया किसी चीज का, जिसकी वजह से वहां पर जो है सीआरपी रेज हो जाता है और आपकी हाइपरटेंशन हो जाता है। यानी कि उस वक्त केस में आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ होगा। सीआरपी टेस्ट किस किस चीज को डायग्नोसिस के लिए किया जाता है? एक तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, जो आईबीडी है, यानी कि आईबीएस जो होता है, उसमें भी जो है सीआरपी बढ़ा हुआ होगा। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में सीआरपी बढ़ा होता है। ल्यूपस में भी, ल्यूपस जो आइथोमेटोज होता है, बटरफ्लाई इसको बोल सकते हैं, उसमें हो सकता है। अपेंडिसाइटिस किसी को है तो उसमें सीआरपी बढ़ा हुआ हो सकता है। पेनक्रियाटाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, निमोनिया किसी को हुआ है, कोई स्किन का क्रोनिक इन्फेक्शन है, या सेप्सिस है, इन सब केस में जो है
कोई भी एक डिसीज आएगी, इनमें से आपका सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ होगा। एक और चीज है, जब सीआरपी बढ़ता है तो उसका उसका तरीका सोचे कि क्या होता है। पहले हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन क्या करते हैं, कॉजेज द रिलीज ऑफ इंपॉर्टेंट साइटोकाइन। ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में जैसे ही कहीं इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो ये एक जो है ये साइटोकाइन को रिलीज करेगी, जिसको हम IL-6 बोलते हैं। यानी कि जब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो ये एक साइटोकाइन, जिसको IL-6 बोलते हैं, वो भी आपका बढ़ जाएगा। ये क्या करेगा, जो आपका लीवर की जो वॉल है, जिसको हम हिपेटोसाइट बोलते हैं, जो लीवर का जो पैरेनकाइमा है, जिसको हम हिपेटोसाइट बोलते हैं, उसके टिश्यू पे ये एक्ट करती है। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि IL-6 दिस एक्ट्स ऑन द हिपेटोसाइट्स, ए सेल ऑफ मेन पैरेनकाइमा टिश्यू ऑफ द लीवर, एंड स्टिमुलेट द लीवर। और वो जो है लीवर को स्टिमुलेट करती है, वो जो है लीवर को स्टिमुलेट करती है। इससे क्या होता है कि आपका लीवर जो है एक्यूट फेज प्रोटीन को रिलीज करता है। जब पैरेनकाइमा में जो है स्टिमुलेशन होता है IL-6 के द्वारा, तो आपका लीवर जो है एक्यूट फेज प्रोटीन को रिलीज करता है। इस एक्यूट फेज प्रोटीन को ही हम सीआरपी बोलते हैं। ठीक है ना। तो कैसे, अभी इसके बारे में थोड़ा और मैं डिस्कशन करूंगा। नॉट ओनली इन्फ्लेमेशन, ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन, जो बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया उसकी वजह से ही नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी जो है सीआरपी का लेवल बढ़ जाता है। और बैक्टीरिया का जब इन्फेक्शन होता है तो वो 100 टाइम यानी 1000 टाइम तक बढ़ सकता है इन्फ्लेमेशन के अलावा। यानी बैक्टीरिया में सीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ता है, यानी कि जिसका आप देखते हैं हम सीआरपी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो वहां पर हमें बैक्टीरिया का या वायरस का हमें जांच करनी होती है उसके साथ। बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ाता है एज कंपेयर टू वायरस। दूसरा, हम आगे चलते हैं। बैक्टीरिया और वायरस में अगर हम बात करें तो एक तो कैमेल्डियल, ये कैलेमिडिया नमोनिया करके एक बैक्टीरिया है। हर्पीज जोस्टर वायरस है। यानी कि मैंने वायरस का भी एक नाम लिया है और एक मैंने बैक्टीरिया का नाम लिया। इन दोनों से जो है दिस बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूस एरिथेमेटोज प्लग। ये क्या कहता है, एरिथेमेटोज प्लग बनाता है। ये क्या होता है, इट इज एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल इन द इनर लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी। आर्टरी की जो वॉल होती है उसके नीचे कुछ जम जाता है, यानी कि वो आर्टरी की वॉल थोड़ी फूल जाती है वहां से है। वो क्या करते हैं, विच प्रोड्यूस द इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोथेलियम। उसकी वजह से अंदर की वॉल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है आर्टरी की वॉल में, दैट इंक्रीज द सीआरपी लेवल, और वो जो है सीआरपी का लेवल बढ़ा देता है। ऐसे ही जैसे बैक्टीरिया है, हैव मोर इफेक्ट्स एज कंपेयर टू वायरस। वायरस से ज्यादा जो है इफेक्ट जो है वो बैक्टीरिया करता है। जैसे हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी होता है, जो कि आपके स्टोमक के अंदर होता है, H पाइलोरी जिसे बोलते हैं, विच प्रोड्यूस द पेप्टिक अल्सर, जिसकी वजह से जो है पेप्टिक अल्सर बन जाता है। पेप्टिक अल्सर में प्रोड्यूस होता है ये बैक्टीरिया। इंक्रीज द इन्फ्लेमेशन इन द स्टोमक दैट कॉज सीआरपी लेवल इंक्रीज। वो भी क्या करता है कि आपकी बॉडी में स्टोमक में जो है वो जो इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है, और आपका यहाँ पे भी सीआरपी लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम बात करें फ्रॉम वेयर सीआरपी रिलीज, सीआरपी कहां कहां से रिलीज हो सकता है। सीआरपी हमने पहली बात करी थी, हिपेटोसाइट से रिलीज होता है, यानी कि लीवर उसको रिलीज करता है। दूसरा, एंडोथेलियल सेल में से भी सीआरपी रिलीज होता है। एडिपोज टिश्यूज होते हैं, वहां पे भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो भी सीआरपी रिलीज करता है। या आपके मसल्स के जो सेल होते हैं, वहां पर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब भी सीआरपी लेवल जो है बढ़ जाता है, वहां से भी सीआरपी रिलीज होता है। इसका जब रिजल्ट क्या है, मतलब इसका कितना होना चाहिए, ए रीडिंग ऑफ लेस देन 1 mg पर लीटर इंडिकेट यू आर एट लो रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। अगर आपका एक से नीचे है तो आप कार्डियोवास्कुलर डिसीज में के लो जो है उसमें है, रिस्क फैक्टर के अंदर है। यानी कि एक से कम होना चाहिए अगर आपको कोई हार्ट की डिसीज है तो। ए रीडिंग बिटवीन 1 to 2.9 mg पर लीटर मींस यू आर एट इंटरमीडिएट रिस्क, यानी कि तो थोड़ा सा आपको रिस्क है। और अगर ये 3 से ज्यादा हो गया है तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने का खतरा हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज की, यानी कि हम बात कर रहे हैं मायोकार्डाइटिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। इसके अलावा अभी आप देखोगे तो सीआरपी 3 से तो बहुत ज्यादा भी होता है, लेकिन अगर किसी का सीआरपी लेवल 10 mg पर लीटर से ज्यादा हो रहा है तो अब आपको वहां पर ये आपको चेक करना पड़ेगा कि वो क्यों हो रहा है। यानी कि यहाँ पर अभी कार्डियो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम कोई बैक्टीरिया या वायरस की प्रॉब्लम है।
यानी कि a reading about 10 mg per liter may signal a need for further testing to determine the cause of such significant inflammation in your body. या दिस स्पेशली हाई रीडिंग में इंडिकेट, यानी कि अब ये जो रीडिंग क्या इंडिकेट कर सकती है, आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस को बता सकती है, यानी कि बोन का इन्फेक्शन होता है, ये आपको कोई ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में बता सकती है, कोई अर्थराइटिस हुआ है जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, आपको आईबीडी के बारे में बता सकती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के बारे में, आपको ट्यूबरकुलोसिस में बता सकती है, ल्यूपस बता सकती है, कैंसर बता सकती है, कोई भी लिम्फोमा आपको हुआ है, या नमोनिया को बता सकती है। तो अब आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा आपको प्रॉब्लम हुई है और उसका वहां से उसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यानी कि सीआरपी तो एक सिर्फ मोटा मोटा हमें बताता है कि कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है। अगर 1 2 3 3 से कम है तो आपको, तब कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, साथ में हार्ट की कोई बीट, हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, तब तो वो 3 से भी कम होना चाहिए आपका, और वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर सीआरपी का लेवल आपका बहुत ज्यादा आ रहा है, 10, किसी का भी 90 तक आ रहा है, यानी कि अब जो कोरोना के जो पेशेंट है वहां तो उनका सीआरपी लेवल 90 तक पहुंच जा रहा है, 80-90 तक भी, जबकि 80 टू 90 जो सीआरपी है वो अभी तक मैंने जो है सिर्फ वो एंकोलोजिंग स्पोंडिलोलाइटिस में देखा था। उससे यानी कि 10 20 30 तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है, लेकिन मैंने एंकोलोजिंग स्पोंडिलाइटिस में 90 तक देखा था। लेकिन अभी कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं उसमें भी हम जो है सीआरपी लेवल 80 से 90 तक के बीच में देख जा रहे हैं। तो ये एक बैक्टीरिया और वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सीआरपी में जो कोरोना के केसेस में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर बढ़ जा रहा है, तो उस वजह से जो है सीआरपी बहुत ज्यादा रेज हो जा रहा है। क्लियर है सर? जी? जी हेलो पूछिए। सर। जी जी। हाँ सर जी, टाइफाइड के केस में भी सीआरपी बढ़ा हुआ रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, टाइफाइड में भी सीआरपी बढ़ता है, टाइफाइड में भी सीआरपी बढ़ता है। अब मैंने एक अभी बात कही थी इंटरल्यूकिन आई 6 की, यानी कि जिसको हम IL-6 बोलते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि ये क्या है। ये वाई गेट टेस्टेड, ये टेस्टेड कब करना चाहिए? टू हेल्प मॉनिटर इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सच एज इन्फेक्शन, जैसे कि सेप्सिस है, ल्यूपस है, या रोबोटाइड अर्थराइटिस है, या डायबिटीज है, स्ट्रोक हुआ है, या कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, तब आपको इंटरल्यूकिन IL-6 का जो है आपको जो है टेस्टिंग करा सकते हैं। क्योंकि थोड़ा ये महंगा टेस्ट है, अभी कोरोना के केस में तो इस पर वो लगा हुआ है कि 1000 के अंदर में हो रहा है ये, लेकिन ये थोड़ा 1600-1700 का टेस्ट होता है, तो इसको ज्यादा नहीं कराते हैं लोग अभी तक। सिर्फ सीआरपी हम कराते थे, तो लोग जो सीआरपी में डॉक्टर सीआरपी टेस्ट कराता था, लेकिन अभी IL-6 हो रहा है कि ऐसा भी है कि मतलब ये टेस्ट इस समय बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है कोरोना के केस में। व्हेन टू गेट टेस्टेड? नॉट कॉमनली ऑर्डर्ड but may be used when an individual has been diagnosed with or has sign and symptom associated with one of the condition listed above. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो आपको IL-6 का जो है टेस्ट कराना चाहिए। सैंपल कहां से लिया जाता है? आपके आर्म्स में से और वेन्स में से जो है ब्लड लिया जाएगा, तो ये ब्लड का सैंपल होता है। व्हाट इज बीइंग टेस्टेड, इसमें क्या टेस्ट किया जाता है? यानी इंटरल्यूकिन 6 जो है इज ए प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है प्रोड्यूस बाय द वायरस सेल, जो वायरस का सेल जो है प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स रेगुलेट इम्यून रेस्पॉन्स विच मेक्स द IL-6 टेस्टेड पोटेंशियली यूज इन द मार्कर ऑफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन। ये IL-6 क्या है? ये आपके इम्यून सिस्टम के मार्कर को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि IL-6 कैन बी एलिवेटेड with inflammation, infection, autoimmune disorder, cardiovascular disease and same cancer and some cancer। इन चीजों में जो है जो आपका IL-6 जो है बढ़ सकता है। The test measure the almost of IL-6 in the blood, यानी कि ये कहां से? ब्लड से लिया जाता है, ये इसका सैंपल जो है ब्लड से लिया जाता है। जो आपका IL-6 है is one of the large group of molecule called cytokinase। ठीक है, साइटोकाइनेज क्या होता है? हैव मल्टीपल रोल टू प्ले विद इन द बॉडी एंड एक्ट स्पेशली विद इन द इम्यून सिस्टम टू हेल्प डायरेक्ट द बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स। ये क्या करता है? IL-6 जो आपके इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स करता है, जो है जिससे कि आपका इम्यून थोड़ा एनहेंस हो जाता है। अब हम पहले इसकी जिक्र कर चुके हैं पहले
या दे आर ए पार्ट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी कैस्केड दैट इन्वॉल्व द coordinated sequential activation of immune response pathway. IL-6 क्या है? Act as a variety of cell and tissues. It promotes differentiation of B cell, जो आपकी जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के होते हैं, white blood cells, and produce antibodies, promotes cell growth in some cells and inhibit growth in the others. It stimulates the production of acute phase proteins. हम बता कर चुके हैं कि ये लीवर के जो वो पैरेन्काइमा को स्टिमुलेट करता है और वहां से जो है लीवर को कहता है कि आप एक्यूट फेज प्रोटीन को रिलीज करें। तो ये जो है इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, ये मतलब इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। जैसे इम्यून काम कर रहा है ऐसे ये IL-6 काम कर रहा है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये लीवर को जाके कह रहा है कि आप जो है एक्यूट फेज प्रोटीन को जो है रिलीज करो क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है। IL-6 आल्सो प्लेज अ रोल इन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, बोन मेंटेनेंस एंड ब्रेन फंक्शन। ये साथ में आपके बॉडी जैसे बॉडी टेम्परेचर को भी देखता है, रेगुलेशन करता है, बोन की मेंटेनेंस को देखता है और ब्रेन के फंक्शन को भी देखता है। इट इज अ प्राइमरी प्रो इन्फ्लेमेटरी बट कैन आल्सो हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। मतलब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स को, ये प्रो है मतलब उससे पहला है, लेकिन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट को देखता है। कब करना चाहिए? हाउ इज द टेस्ट इज यूज्ड? इसका क्या यूज है? may be used to help evaluate a person who has a condition associated with inflammation, lupus, rheumatoid arthritis, infection, sepsis. तो अगर ये केस है किसी को, या डायबिटीज है, स्ट्रोक है या कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, तो इसको टेस्ट करना चाहिए। IL-6 when it is ordered, कब इसका कराना चाहिए? यानी कि if IL-6 test is not frequently ordered, ये ज्यादा नहीं किया जाता, C reactive प्रोटीन ज्यादा टेस्ट किया जाता है, is the most commonly ordered test to evaluate inflammation, but IL-6 may be ordered in conjugation with the following: a CRP test when a person has sign and symptom of an inflammatory condition or infection and a healthcare practitioner wants additional information. मतलब ये कब कराया जाता है? जबकि CRP किसी का पॉजिटिव आ रहा है और वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहता है, तो IL-6 का भी जो है टेस्ट कराया जाता है। हम इसकी बात करें कि इसका वैल्यू कितनी होनी चाहिए। नॉर्मली IL-6 इज नॉट डिटेक्ट इन द ब्लड और इज प्रेजेंट इन लो लेवल्स। अगर ये लो लेवल में है तो ये ब्लड में डिटेक्ट नहीं होता है। एंड एलिवेटेड IL-6 में मीन दैट द पर्सन टेस्टेड हैज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. IL-6 is elevated with a variety of condition and has been associated in some cases with an increased risk of disease development of worsening prognosis. हम बात कर चुके हैं कि कौन कौन से में ले चुके हैं, तो उसी का थोड़ा आगे के रूप है। नॉर्मल वैल्यू क्या है? 7, जो ये जो है नॉर्मल वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए। अगर IL-6 जो है 7 से 30 के बीच में है, 7 से 30 के बीच में है, तो आपका माइल्ड इंक्रीज है। अगर IL-6 30 to 60 के बीच में है तो आपका मॉडरेट इंक्रीज है, और अगर 60 से ज्यादा है तो आपका सीवियरली इंक्रीज है आपका IL-6। तो अब आपको लेवल देखना है। IL-6 का ये मतलब होता है कि आपको जो जगह CRP हम बात कर रहे हैं कि CRP लेवल किसी का बढ़ा हुआ है और IL-6 का भी हमने टेस्ट कराया, तो किस लेवल का इन्फ्लेमेशन है ये यहाँ से पता लग सकता है। तो यानी किस प्रकार का बैक्टीरिया है इसके बारे में हम इवेल्युएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट एक मैं बात कर रहा हूँ, एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। तो एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की भी बात करेंगे। एंटीबॉडी टेस्ट डिटेक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होता क्या है एक्चुअली, पहले ये समझे। एन एंटीबॉडी आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम IG बोलते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है। ये एक वाई शेप का जो है प्रोटीन होता है, वाई शेप का प्रोटीन होता है, and used by the immune system to identify the neutralized foreign object such as pathogen, bacteria and virus. ये ऐसे वाई कलर का होता है और ये जो है उसमें जो है फॉरेन मटेरियल को वहां पे ग्रास्प कर लेता है ना, इसके अंदर अपने ग्रास्प कर लेता है, तो ये जो है उसको पकड़ लेता है ना। द एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज ए यूनिक मॉलिक्यूल ऑफ द पैथोजन कॉल्ड एन एंटीजन। ये जो है रिकॉग्नाइज करता है, आपका एंटीबॉडी जो है रिकॉग्नाइज करता है एक यूनिक मॉलिक्यूल को, जो पैथोजन होता है, जो भी बैक्टीरिया या वायरस है, उसको जो ये जो है पहचान कर लेता है उसकी, जिसको हम एंटीजन बोलते हैं। There are 5
क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं एंड सेवरल सब क्लासेस की बहुत सारी और भी क्लासेस है। तो हम सिर्फ 5 की एक बार बात करें। एक पहले होता है आईजीएम। आईजीएम क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन एम जिसको हम बोलते हैं। आईजीएम क्या होता है? आईजीएम हाँ चलेगा ही नहीं। प्लीज बोले ना या। आईजीएम क्या होता है? ये एक एंटीबॉडीज है, आर प्रोड्यूस एज ए बॉडीज फर्स्ट रेस्पॉन्स टू ए न्यू इन्फेक्शन और ए न्यू सेल्फ एंटीजन। जब भी कोई हमारी कोई बैक्टीरिया का वायरस का हमारी बॉडी पे अटैक होता है तो आपका आईजीएम जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? ये शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन है। आपका वो आईजीएम इंक्रीज होगा तो आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। ये शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन है। दे इंक्रीज फॉर सेवरल वीक्स एंड डिक्लाइन एज आईजीजी प्रोडक्शन बिगिंस। ये क्या होता है कि ये कुछ समय तक, 1-2 वीक तक ये बढ़ता है ना। और जब आईजीजी आपका प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर, यानी इम्यूनोग्लोबिन जो दूसरा वाला जो है अभी बात करेंगे, जब वो प्रोड्यूस होता है तो ये कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि जब आपका ये पहला फर्स्ट रेस्पॉन्स है आपके किसी पैथोजन से अटैक का, ये पहला रेस्पॉन्स है। आईजीजी क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी जिसे बोलते हैं। लगभग 70 से 80% आपका इम्यूनोग्लोबिन जो है इन द ब्लड इज आईजीजी। 70 से 80% जो आपने इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो आपका आईजीजी होता है। Specific IgG antibodies are produced during an initial infection or other antigen exposed, rising a few weeks after it began. यानी कि जब आपकी बॉडी पे कोई एंटीजन ने अटैक किया है तो पहले आईजीएम बढ़ेगा, है ना। उसके बाद जो है आपका बॉडी में आईजीजी बढ़ेगा। ठीक है ना? आईजीजी जब बढ़ेगा तो आईजीएम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है? ये सेकंड फेज, यानी कि उसको सेकंड जो है फेज का है। Then decreasing and the stabilizing. The body retain a catalog. Body क्या करती है? एक retain a catalog of IgG antibodies that can be rapidly reproduced whenever exposed to the same antigen. ये IgG क्या होता है? आपका ये कैटलॉग है, यानी कि एक जो चिप बोलते हैं ना, चिप, आपकी बॉडी की ये चिप है एक तरह से। ये क्या करती है कि ये जो है बाद में रेस्पॉन्स तो कर रही है, लेकिन क्योंकि ये चिप के अंदर जो है उसको मारने की, जो बैक्टीरिया आपके पास आया है उसको मारने की पूरी जो है टेक्निक जो है उस आईजीजी के अंदर होती है। आईजीएम तो शॉर्ट फेज है, वो उसे हटा के रखेगा बचाने के लिए, लेकिन आईजीजी के अंदर उसको मारने की जो है, उसके जो है बैक्टीरिया को बाहर निकालने की जो है उसके अंदर चिप मेंटेन होती है। अगर किसी की बॉडी में, जैसे अभी वायरस ने अटैक किया है, कोई नया वायरस है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, तो अभी आपको वैक्सीन दी जा रही है। प्लीज ओपन ना करें, मेरे को डिस्टर्ब ना करें। ये क्या है? अभी जो वैक्सीन जो बॉडी के अंदर दी जा रही है, वैक्सीन जो है कोरोना वायरस का जो है वो पार्ट है कि जिसको जो है जो हार्मफुल नहीं है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो पहले आईजीएम बढ़ेगा उसके अगेंस्ट, फिर आईजीएम बढ़ के फिर आईजीजी बढ़ेगा। और आईजीजी का मतलब है वो उस बैक्टीरिया को हमें कैसे मारना है, उसका जो चिप है वो आईजीजी के अंदर जो है वो फीड हो जाएगी। अब कभी भी भविष्य में आपको जो कोरोना वायरस दोबारा से अटैक करेगा तो पहले आईजीएम बढ़ेगा, आईजीएम बढ़ के उसको थोड़ा रोक के रखेगा। फिर जब आईजीजी जो कि लगभग 14 से 15 दिन यानी 2 से 3 हफ्ते के बाद बढ़ता है, वो जब बढ़ेगा उसमें उसको बैक्टीरिया को मारने की शक्ति जो है वो इंक्रीज हो चुकी होती है, क्योंकि उसको पहले से पता है कि मुझे उस बैक्टीरिया को कैसे मारना है, क्योंकि वैक्सीन ने उसको सिखा दिया है कि उसको कैसे मारना है। तो अब ये जो है उस बैक्टीरिया को जो है उसको जो है ग्रास्प कर लेगा, यानी खा लेगा उसको, ऐसे बोलते हैं। तो IgG is antibody from the basis of long term protection against microorganism. तो IgG जो है आपका लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। एक होता है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। ये क्या होता है? इट comprises about 15% of the total immunoglobulin in the blood, but is also found in saliva, tears, respiratory and gastric secretion and breast milk. ये जो है यहाँ पर भी पाया जाता है ब्लड के अलावा, है ना, सलाइवा में, ब्रेस्ट मिल्क में, सिक्रेशन में। IgA प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन इन म्यूकोजल एरियाज। ये आपका जो म्यूकोजल एरिया है, जैसे कि आपका गले के अंदर म्यूकोजा है, आपकी जो इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोजल लेयर्स है, उन सब म्यूकोजल लेयर को जो है ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। साइनस के अंदर है, जैसे स्टोमक के अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर है, वहां पे सबको, यानी कि ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है IgA। When passed from mother
टू बेबी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ये जब बच्चा पैदा होता है उस समय जब माँ उसको पहला जो ब्रेस्ट फीड कराती है उस समय जो IgA जो है वो बच्चे के अंदर एंटर कर जाता है, समझे ना। व्हेन पास फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इट हेल्प प्रोटेक्ट टू इन्फेंट। और बच्चे के जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या सलाइवरी ट्रैक्ट जो है उसको जो प्रोटेक्शन देता है ये IgA। Significant amount of Ig are not produced by a baby until after 6 months of age। जो छोटा बच्चा होता है वो 6 महीने तक IgA को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो उसका जो है इसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे के जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो वो बच्चे को 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाता है माँ का, जिससे कि वो जो है IgA उसको मिलता रहे, और IgA जो उसको मिलता रहेगा तो उसको जो है अंदर का जो म्यूकोजल लेयर है उसको प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। ठीक है ना, 6 महीने तक की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट इन बेबी ब्लड बिफोर देन इट फॉर्म द मदर्स मिल्क। मेरी बात क्लियर समझ में आई? नेक्स्ट आगे मैं चलता हूँ। एक और है डी और एक और है ई। डी का कोई रोल नहीं है, और जो ई है वो आपको कभी भी कोई एलर्जिक कंडीशन होगी बॉडी के अंदर तो ये बढ़ जाता है ना। आईजी इज एसोसिएटेड विद एलर्जीज या एलर्जिक डिसीज एंड विद पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी IgE बढ़ जाता है आपका। पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब जैसे आपके पेट में कीड़े हो गए हैं, निमेटोड्स हो गए हैं, तो उसमें भी आपको ये बढ़ जाएगा। या इवन आपके सिर में जू हो गए हैं वो पैरासाइट है। इवन आपको कोई ये स्कैबीज हो गई है वो पैरासाइटिक है। तो इन सब में जो है आपको IgE बढ़ के चलेगा, एलर्जिक रिएक्शन में भी, है ना। इट इज ऑलमोस्ट always measured as a part of an allergy testing blood panel, but typically is not included as a part of the quantitative immunoglobulin test। ये हम वैसे हम टेस्ट नहीं कराते, जब कोई एलर्जी लेवल हमें कोई एलर्जी देखते हैं तो हम इसको कराते हैं, मगर इसके साथ अकेला कराने का कोई फायदा नहीं है। इसको कराने के बाद हमें किस चीज से एलर्जी है वो भी हमें टेस्ट कराना चाहिए, है ना। अगर किसी को पैरासाइटिक नहीं है तो किस चीज से एलर्जी है वो टेस्ट भी कराना चाहिए। तो दोनों मिलकर जो है तब उसका ट्रीटमेंट बनता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो कोरोना में जो हो रहा है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट की हम बात करते हैं। ये किट आती है उसकी, ये 10 से 15 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो हो रहा है, रिजल्ट कम्स विद इन 10 to 15 मिनट्स। सैंपल ब्लड से लिया जाता है, और ब्लड एक आपके हाथ में लैंसेट से जो है या क्लिक करके आपका एक ब्लड निकाला जाएगा। वो ब्लड की जो ड्रॉप है आपकी यहाँ पर डाली जाएगी, और उसके साथ एक बफर सॉल्यूशन भी डाला जाता है। बफर सॉल्यूशन क्या काम होता है कि ब्लड के साथ जब बफर सॉल्यूशन डाला जाता है तो वो क्या करता है, वो उसको पूरा जो आपकी स्लाइड है उसमें वो स्प्रेड कर देता है, यानी कि ऊपर तक लेके आ जाता है। वो आपका ब्लड के सैंपल को ऊपर तक लेके आ जाता है जो बफर सॉल्यूशन उसमें डाला जाता है। अब जो इसमें पहली वाली लाइन है सी, इसको बोलता है कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन का मतलब है कि जब आपको इसमें हमने ब्लड डाला, और ब्लड डालने के बाद वो उसमें हमने बफर सॉल्यूशन डाला और वो वहां तक चला गया, तो पहले ये आपकी लाइन जो है इंडिकेट होनी शुरू हो जाएगी। पहली लाइन इंडिकेट होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपका ब्लड वहां तक आ गया है। अगर किसी को ये लाइन इंडिकेट नहीं हो रही तो आपकी जो है स्लाइड आपकी खराब हो गई है, आपको दूसरी स्लाइड लेनी पड़ेगी। क्लियर है? उसके बाद जो है ये जो दूसरा वो है जी है, ये आपका IgG का मार्कर है। तो तीसरा जो M है वो IgM का मार्कर है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपको जो गोल्ड प्लेटेड नैनो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट रह गए हैं तो आपको दोबारा से भी एंटर करना पड़ेगा इसके अंदर। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आपको दोबारा से इसी पासवर्ड से और इसी से आपको दोबारा एंटर करना है। हम आज इस सेशन को खत्म करेंगे, 2 एपिसोड में चल रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके एंटीजन लिया जाता है, यहाँ पर एंटीजन के ऊपर गोल्ड प्लेटेड करके यहाँ पर रखा जाता है। जब ब्लड यहाँ पे आता है तो वो इससे क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद वो एंटीबॉडीज बनाता है। अब आपको ये पता लग जाता है कि एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो वो आपको इंडिकेट हो जाता है। अगर आपको IG, ये जो आपका ब्लड जो है बफर सॉल्यूशन डालने के बाद ब्लड जो है सी तो पहले आ जाएगा, और जी आ गया है, जी तक का एक लाइन आपको इंडिकेट कर रही है, तो यानी कि आपकी बॉडी में IgG जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है, यानी कि आपका एंटीजन बन चुका है। इसको बोलेंगे IgG पॉजिटिव। अगर आपकी में आपको कोई सिर्फ बीच वाला नहीं आया और एक M वाला आ गया है मार्कर, तो इसको बोलेंगे IgM पॉजिटिव। अब आपको IgM और IgG में बता चुका हूं। और अगर किसी को दोनों आ गए हैं, पहले ऊपर वाली लाइन को सी को छोड़ दीजिए, सी तो सब में आएगी। अगर IgG भी आपका कलर चेंज हो गया है और IgM का भी चेंज हो गया है, तो उसमें हम इसको बोलेंगे कि आपका IgG जो प्रोड्यूस हो गया है, लेकिन जो है आपका IgM भी है अभी, यानी कि बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है ना। IgG तो प्रोड्यूस होगा, यानी बैक्टीरिया में दोनों हैं अभी आपके अंदर। यानी कि वो ऐसा कह सकते हैं कि
यहाँ पर दोनों यानी बैक्टीरिया भी अभी एक्टिव फॉर्म में है और आईजीजी भी प्रोड्यूस हो गया है, तो वो एंटीजन भी प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है ना? तो ऐसे करके एक किट का पता लग जाता है। इस किट से हम पता लगता है कि अभी कोरोना अभी हुआ है या आईजीजी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गया है। इससे एक पूरा आइडिया लग जाता है। हम ये ब्लड का टेस्ट एक और लिया जाता है, जो आई सॉरी आईजीजी की मैंने एक रिपोर्ट ली है यहाँ पे आईजीजी की। अगर इसकी रिपोर्ट में 0.3 आ रहा है, अगर आपकी 1.4 से कम है तो ये नेगेटिव वैल्यू है। अगर आईजीजी आपका 1.4 से कम है तो ये नेगेटिव वैल्यू है, और अगर 1.4 से ज्यादा है, 2 3 4 वैल्यू है, तो आपका पॉजिटिव है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर पॉजिटिव आता है तो आपको कोरोना हुआ था, अब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुके हैं, अब कोरोना आपका ठीक हो गया, एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे कोरोना किसी को हुआ है लेकिन कोई सिम्टम नहीं आए हैं, लेकिन जब उनका एंटीबॉडीज टेस्ट हुआ तो वो वहां पे प्रेजेंट मिला। तो मतलब कोरोना आके चला गया, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था तो उसने उसको कवर कर दिया और आपका उसका एंटीबॉडीज भी क्रिएट हो चुका है। और जब हम जो ये वैक्सीन लगा रहे हैं, उसके वैक्सीन के बाद भी जब आपकी बॉडी में आईजीजी, पहले तो आईजीएम होगा जिसको जो फीवर आ रहा है वो आईजीएम प्रोड्यूस होने की वजह से आ रहा है वैक्सीन लगाने के बाद। फिर जब आईजीजी जब प्रोड्यूस हो जाएगा आपकी बॉडी में, तो वो फीवर वगैरह तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको शक्ति आ जाएगी, यानी कि आपकी बॉडी में ऐसी चिप जो है वो क्रिएट हो चुकी होगी जिससे कि वो आगे अगर कभी कोरोना वायरस का दोबारा से अटैक होगा तो वो उसको मारने का उसको प्रोसेस पता है, तो बहुत हार्म नहीं करेगा कुल मिला के। अगर किसी की ये इसको वैक्सीन लगाने के बाद भी जो डेथ हुई है, तो उसकी बॉडी में वो आईजीजी प्रोड्यूस नहीं हो पाया था। किसी के 2 वैक्सीन लग चुकी है, उसके बाद भी अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसका कंडीशन ये है कि उसको आईजीजी जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाया था। उसमें ऐसा होता है कि अभी जो नई रिपोर्ट आ रही है, तो जो ये है कि आईजीजी जो है, यानी कि जो जिसको भी ये लगा है, कोविशील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको वो लगा है उसके लगभग 3 महीने में आपको आईजीजी डेवलप हो पा रहा है, 3 महीने में। इसलिए अभी जो नई रिपोर्ट आई है कि अभी आपको जो है 3 महीने के बाद जो है सेकंड डोज लेनी है। पहली डोज आपने ली तो पहले 1 महीने में ले रहे थे, अभी क्या है 45 डेज किया, अभी 3 महीने कर दिया है। यानी कि ये क्योंकि अभी हम थोड़ा एक्टिव होते जा रहे हैं, तो हमें पता लग जा रहा है कि 3 महीने में एंटीबॉडीज जो है पूरी बन जा रही है, तो अब हमें बूस्टर डोज की जरूरत है, सेकंड की जरूरत है, जिससे कि और वो इफेक्टिव हो जाए। तो जो डॉक्टर की जो कहा है आपने, उसी हिसाब से डोज लेनी है। जो एक ली है तब वही रोल आया था, अभी 2 महीने का रूल आया, तो वो यानी कि जैसे जैसे हम वैक्सीन के लिए आगे जो हमें रिजल्ट आते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम जो है उसका वो हो रहा है। हो सकता है कभी ये हो जाए कि ये सिंगल डोज में भी हो जाए, कोविशील्ड सिंगल डोज में भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मेरे पास 5 मिनट बचे हैं और डी डैमर टेस्ट को मैं अगले वाले सेशन में लेना चाहूंगा। डी डैमर टेस्ट को इसको मैं क्लोज करता हूं, क्योंकि डी डैमर टेस्ट को हम अगले उसमें लेते हैं। आप दोबारा से सर इसी, जी हाँ पूछ सकते हैं जी। सर जैसे जिनको हो चुका है हाँ ऑलरेडी और वो उससे ट्रीट करके अब ठीक भी हो गए हैं, हाँ तो जी। अभी उन्होंने फर्स्ट इंजेक्शन नहीं लिया, फर्स्ट वैक्सीनेशन नहीं लिया सर, हाँ तो हाँ, क्या उन्हें फर्स्ट वैक्सीनेशन की अब जरूरत है, क्योंकि एंटीजन या एंटीबॉडी तो ऑलरेडी बन चुके होंगे? आपको वैक्सीन का प्रोसेस दोनों का पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक लगाएं 2 लगाएं, आपको वैक्सीन दोनों लगनी है। अच्छा जी, हाँ, ठीक है। वो आपका जो ठीक है सर। बना है, जो आपका एंटीजन बना है, वो उसको हेल्प मतलब हेल्प ही करेगा कुछ। ओके सर। जी। सर एक ये क्वेश्चन और है। हाँ जी। सर जैसे कोरोना होने के कितने टाइम बाद सर फर्स्ट डोज वैक्सीन हम लगवा सकते हैं, जैसे कोरोना ठीक होने के कितने टाइम बाद? टाइम मैं एकदम नहीं बता सकता क्योंकि डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं ये सोच पा रहा हूँ कि एंटीबॉडीज बनने में लगभग आपको 3 हफ्ते का समय लगता है। तो अब 3 हफ्ते कोरोना हुआ है तो 3 हफ्ते तो आपको नहीं कराना है। तो मुझे लगता है, ये मेरा विचार है कि 1 महीने से 1.5 महीने तक आपको दूसरा मतलब अभी वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। ओके ओके, मेरा थैंक विचार यू है, सर। डॉक्टर नहीं हूं मैं मगर। जी सर, जी। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो चलते हैं, फिर हम अगले दोबारा से आपको वापस आना पड़ेगा और हम डी डैमर के बारे में बात करेंगे। और ट्रीटमेंट का सेक्शन भी मुझे बताना है आज ही, कल के लिए नहीं है। अब ये हम इसको हर चीज का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में मुझे डिटेल बतानी है। तो कृपया दोबारा से जुड़े आप सब लोग जरूर। जी पंकज जी, जो कोवैक्सीन लग रहा है जिनको, जी। तो उनका क्या मतलब, जैसे इसको 3 महीने का, उसको तो 28 दिन से लेके एक्चुअली 42 दिन के कोवैक्सीन का 28 डेज का है। कोवैक्सीन इंडियन है, वो बाहर नहीं गया है,
कोविशील्ड का हमारे पास यूएस से, वो सॉरी यूके से रिपोर्ट आई है। तो यूके की रिपोर्ट वहां पे पहले लग चुका था, तो 3 महीने में वहां की रिपोर्ट है कि अगर सबका जो टेस्ट हुआ तो 3 महीने वाले जो लोग थे उनका जब दोबारा से उसको वो किया उनका इंजेक्शन, तो उनमें एंटीबॉडी ज्यादा बनी हुई थी। तो ये यूके की रिपोर्ट है, अभी कोविशील्ड की हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। ठीक है सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ओके, अब मैं इसको कट करता हूं। अब कृपया करके दोबारा से आप इमीडिएट विद इन 5 मिनट दोबारा से जुड़ जाइए। थैंक यू।